हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वायरस के बारे में जानेंगे और इसके सजीव तथा निर्जीव लक्षण के बारे में समझेंगे। क्या सजीव लक्षण होते हैं, क्या इसके निर्जीव लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले वायरस वायरस मतलब विषाणु। वायरस शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? पॉइजन। पॉइजन मतलब विष, पॉइजन जहर, वेनम या विस्कस फ्लूइड। तो वायरस शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पॉइजन, वेनम या विस्कस फ्लूइड होता है। वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक किसने की थी? डीजे इवानोवस्की ने। वायरस की खोज किसने की थी? रूस के वैज्ञानिक डीजे इवानोवस्की ने 1892 में की थी। उसके बाद है वायरस में सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वायरस में सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो सजीव क्या होते हैं? जिनमें जीवन होता है वो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव होते हैं। सजीव जैसे सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। सजीव पोषण करते हैं और निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव अपने आप से कोई वृद्धि नहीं करते हैं। सजीव गति करते हैं, निर्जीव कोई गति नहीं करते हैं। सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। उदाहरण सजीव का जैसे पेड़ पौधे जीव, और निर्जीव पत्थर, पानी, हवा, पहाड़, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव हैं। उसके बाद इसलिए इन्हें लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव एवं निर्जीव के बीच की क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक उन्हें कहा जाता है जिनमें दो अलग अलग जीव समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग जीव समूह के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। उसके बाद है लिविंग कैरेक्टर, सजीव लक्षण। इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये आनुवंशिक पदार्थ है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। आनुवंशिक पदार्थ उसे कहते हैं जो माता पिता के लक्षणों को उनकी संतान में ट्रांसफर करता है। आनुवंशिक पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को उनकी संतान में ट्रांसफर करता है। उसके बाद लिखा है ये किसी भी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये किसी भी जीवित कोशिका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश करके अपनी संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे कोई एक वायरस घुस गया तो उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे क्या करते रहते हैं? अपनी संख्या में गुणन करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, खुद की संख्या का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद लिखा है इनमें समय के साथ अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। इनमें समय के साथ अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। ये क्या होता है? जब कोई वायरस किसी भी जीव के अंदर प्रवेश करता है तो उसके अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी तैयार करता है जो क्या करती हैं? जो वायरस से लड़ने में सहायक होती हैं। लेकिन वायरस बहुत चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। वायरस क्या करते हैं? अपने आनुवंशिक, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसके जेनेटिक कोड में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आनुवंशिक पदार्थ में क्या कर लेते हैं? बदलाव कर लेते हैं, जिससे जो किसी भी जीव का शरीर होता है वो उसके अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो उस वायरस को पहचान नहीं पाता है और जो दवाइयां होती हैं इन पर काम नहीं करती हैं। तो वायरस क्या होते हैं? बहुत चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ये खुद को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोरोना में कि कोविड में पहले अल्फा वेरिएंट आया, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया। इसी प्रकार वायरस क्या करते हैं? खुद को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद है सजीवों की भांति वायरस पर ताप, रासायनिक पदार्थ और रेडिएशंस का प्रभाव पड़ता है। क्या लिखा है? सजीवों की भांति, जीवों की भांति वायरस पर भी टेम्परेचर का प्रभाव, केमिकल का प्रभाव और रेडिएशंस का प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे वायरस की बाहरी जो परत होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। जो वायरस की
आउटर कवरिंग होती है काहे की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। जब वायरस को हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उसकी यह प्रोटीन की परत जो होती है वो टूट जाती है, और प्रोटीन की परत का टूटना सुना होगा शायद आपने, प्रोटीन का टूटना क्या कहते हैं? प्रोटीन का टूटना, डीनेचुरेशन क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन। तो प्रोटीन की परत जो होती है वो टूट जाती है, जिससे प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, और परत जब टूट जाती है तो उसके अंदर जो डीएनए होता है, जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, वह बाहर आ जाता है और वायरस किसी को बीमार नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे दूध को उबालकर इसीलिए पिया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो वायरस एंड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। उसके बाद केमिकल्स का प्रभाव, रासायनिक पदार्थ का प्रभाव कैसे पड़ता है? उसका भी इसी प्रकार, जब वायरस के संपर्क में सैनिटाइजर, अल्कोहल या कोई भी ब्लीच आते हैं तो वायरस की प्रोटीन को घोलकर नष्ट कर देते हैं। वायरस की प्रोटीन को क्या करते हैं? घोलकर नष्ट कर देते हैं, जिससे उनका डीएनए खुल जाता है और वायरस बेकार हो जाता है। कोरोना महामारी में इसीलिए बार बार हाथ धोने के लिए सलाह दी जाती थी। हाथ धोने मतलब हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद रेडिएशंस का प्रभाव। रेडिएशंस क्या होती हैं? रेडिएशन मतलब किरणें। रेडिएशंस मतलब किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें। ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये सूर्य से पृथ्वी पर लगभग 95% आती है। ये सूर्य से पृथ्वी पर लगभग 95% आती हैं। इनको ओजोन लेयर सोख नहीं पाती है, लगभग 5% पार्ट इनका सोख लेती है, और 95% कहां पर आती हैं? हमारी अर्थ पर आती हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट बी, ये जो होती हैं ये लगभग 5%, ये लगभग 5% अर्थ पर आती हैं। जो अल्ट्रावायलेट बी होती हैं, पराबैंगनी बी जो किरणें होती हैं, ये लगभग इनका 95% ओजोन लेयर सोख लेती है और 5% पृथ्वी पर आती हैं। उसके बाद जो अल्ट्रावायलेट सी होती हैं ये बिल्कुल भी नहीं आती। इनको क्या करती हैं? ये ओजोन लेयर इनको पूर्ण रूप से सोख लेती है। मगर ये जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज सी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। इनको एक नाम से और जानते हैं, जर्मी सीडल रेस। जर्मिसीडल रेस रोगाणु नाशी यूवी भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली तथा खतरनाक होती हैं। इनका इफेक्ट कैसे पड़ता है? हॉस्पिटल एंड लैब में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को वायरस मुक्त करने के लिए इन्हीं किरणों का यूज किया जाता है। किन किरणों का यूज किया जाता है? यूवीसी। हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट को वायरस मुक्त करने के लिए यूवीसी लाइट का यूज किया जाता है, जो कि सबसे खतरनाक लाइट होती है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कोई भी वायरस किसी भी जीव को बीमार कर दे। कोई भी वायरस किसी भी जीव को बीमार कर दे। जैसे टमाटर को खराब करने वाला वायरस इंसानों को बीमार नहीं कर सकता है, और इंसानों को बीमार करने वाला एचआईवी वायरस मच्छरों को बीमार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार ये जो इनका होस्ट होगा उसी जीव को ये नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या है? नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। जो इनके निर्जीव लक्षण क्या है? निर्जीव लक्षण में सबसे पहले वायरस की संरचना क्या है? वायरस की संरचना कोशिका जैसी नहीं होती है। क्या कैसी नहीं होती है? वायरस की संरचना कोशिका जैसी नहीं होती है। वायरस की संरचना कोशिका जैसी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि वायरस कोई पूर्ण जीव या सेल नहीं है, कोई कोशिका नहीं है, बल्कि यह प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ का छोटा सा निर्जीव टुकड़ा है। इसलिए इसे ए सेलुलर भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? ए सेलुलर या
अकोशिकीय। इसे क्या कहते हैं? अकोशिकीय भी कहते हैं, क्योंकि यह कोई किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं है। फिर उसके बाद है सजीव कोशिका के बाहर, सजीव कोशिका के बाहर वायरस पूर्णतः निष्क्रिय होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि बाहरी वातावरण में वायरस के अंदर जीवन का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, तथा निष्क्रिय रूप को हम इसके निष्क्रिय रूप को हम क्या कहते हैं? विरियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियॉन। मतलब इसका यह है कि ये बाहर के एनवायरनमेंट में एक निर्जीव होता है, बाहर के एनवायरनमेंट में एक ऐसा होता है, निर्जीव रूप में रहता है। और अगला जो हमारा पॉइंट है, इनमें सेल अगला पॉइंट क्या है? इन्हें निर्जीव व बड़े बड़े क्रिस्टल्स के रूप में क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है और बोतलों में लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि इन्हें बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इन्हें बहुत समय तक रासायनिक पदार्थों की तरह बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है, जिससे यह नष्ट भी नहीं होते हैं। इन्हें बहुत लंबे समय तक रासायनिक पदार्थों की तरह, जैसे हम किसी भी केमिकल्स को बोतल में भरकर बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, उसी प्रकार वायरस को भी हम बोतलों के अंदर भर के क्रिस्टल्स के रूप में इन्हें क्या कर सकते हैं? बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं और यह नष्ट भी नहीं होते हैं। उसके बाद है इनमें सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, सेल वॉल, कोशिका भित्ति और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस तथा अदर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह कोई कोशिका नहीं है और इसलिए इनमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग एंड कोशिका कला, कोशिका भित्ति और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। उसके बाद है इनमें पोषण व श्वसन क्रियाओं का पूर्णतः अभाव होता है। इनमें पोषण व श्वसन क्रियाओं का पूर्णतः अभाव होता है, मतलब नो न्यूट्रिशन। इनमें पोषण भी नहीं होता है, तो नो न्यूट्रिशन एंड नो रेस्पिरेशन। जैसे कि वायरस के पास कोई कोशिका नहीं होती है और यह ना तो आकार में बड़ा होता है, ना ही इसे अपने शरीर की मरम्मत करनी होती है, इसलिए इसे जीवित रहने के लिए किसी भी तरह के भोजन, पानी, विटामिन, मिनरल्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इनमें ना ही पोषण होता है और ना ही श्वसन होता है। उसके बाद है इनमें होस्ट सेल के बाहर जनन संभव नहीं होता है। भाई कैसे जनन करेंगे? क्योंकि ये जो बाहर के एनवायरनमेंट में जो होते हैं ये निर्जीव होते हैं। अगर जब बाहर के एनवायरनमेंट में ये निर्जीव होते हैं तो वहां पर जनन कैसे करेंगे? ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते हैं और होस्ट सेल जो इनका पोषक होता है उसके बाहर ये रिप्रोडक्शन संभव नहीं इनमें हो सकता है। तो आपने वायरस के लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर देखे, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।